Hello everyone. Today we are going to do some practice questions from topic photosynthesis, light और dark reaction और मतलब photosynthesis से related अगर जो भी ये कुछ practice questions हैं यहाँ पे वो हम solve करेंगे. So we have question number 1. Question number 1 says which process occurs during light reaction. हमारे पास photosynthesis के अंदर दो हमने reactions पढ़े थे, एक light reaction दूसरा dark reaction. लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था? लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोग सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे थे और उसे कन्वर्ट कर रहे थे किस में? केमिकल एनर्जी में, जिसको आप ATP और NADPH2 कहेंगे. ये आपके पास प्रोडक्ट्स थे किसके? लाइट रिएक्शन के. फिर डार्क रिएक्शन में यही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं हो रही, ये डार्क रिएक्शन में होता है, उसका फर्स्ट स्टेप है. ग्लूकोज फॉर्मेशन भी डार्क रिएक्शन में होती है. RUBP रीजनरेशन भी डार्क रिएक्शन में होता है, C3 साइकिल जिसे आप कहते हैं. ठीक है, आप इसे केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेयर डज द डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल या फिर आप इसे C3 साइकिल भी कह सकते हैं, टेक प्लेस. अच्छा, इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट जो हमारी लेक्चर वीडियोस थी वहाँ पे हमने पूरा उसी लेक्चर में से ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर IMAT. सो इट सेज हमारे पास डार्क रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है. एज आई टोल्ड यू कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है. अच्छा, पूछा है कि कहाँ पे हो रहा है, तो देखें लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये हमारे पास थैलेकॉइड में होता है. लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत बार रिपीट की थी, वो ये थी कि ये हो तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में रहा है लाइट रिएक्शन, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रोमा में रिलीज़ होता है. सही है. इसी तरीके से डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में ही होता है और इसका प्रोडक्ट भी स्ट्रोमा में ही बनता है जो कि ग्लूकोज होता है. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा. थैलेकॉइड का ल्यूमन के अंदर नहीं, ग्रेना में भी नहीं और साइटोसोल के अंदर भी नहीं. स्ट्रोमा क्या है? फॉर दोज हु डोंट नो, ये हमारे पास याद आ रहा है क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से ये ग्रेना है. ये जो आप यहाँ पे मैट्रिक्स देख रहे हो ये स्ट्रोमा कहलाता है और यहाँ पे आपका डार्क रिएक्शन हो रहा है. और ये जो थैलेकॉइड है यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, इसकी स्पेसिफिकली इसकी मेम्ब्रेन में यहाँ लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ डार्क रिएक्शन होता है, याद रखना है. Then we have question number 3. What is the primary product released when water is split in light reaction? Light reaction के अंदर आपके पास दो फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम 2 जिसे आप फोटोसिस्टम 680 कहते हैं और फोटोसिस्टम 1 जिसे आप फोटोसिस्टम 700 कहते हैं. ठीक है, अब जो 680 वाला है उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है हमने पढ़ा था, ल्यूमिन के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसको ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोल रहे हैं, एक ही बात है. ठीक है, तो ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है इसमें क्या होता है, क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट. जब हमारे पास वाटर स्प्लिट होता है तो लाइट रिएक्शन के अंदर जब वाटर स्प्लिट हो रहा है यानी कि फोटोलिसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, तो इससे हमारे पास जब वाटर टूटता है तो हमारे पास क्या बनता है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ. यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयन बनता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन गैस. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के पास जाता है, हाइड्रोजन आयन ल्यूमन में ही रहता है, ATP बनाता है बाद में जाके, और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है. तो ये सब तो नहीं होंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. विच पिगमेंट इज़ फाउंड एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1. फोटोसिस्टम 1 जैसे मैंने आपको बताया उसके रिएक्शन सेंटर, देखो फोटोसिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं. ये हमारे पास कहलाता है जो साइड में है ये और ये, इसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो बीच में आप पार्ट देख रहे हो उसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, मैंने बताया था. अब रिएक्शन सेंटर में आपका बॉस बैठा हुआ है, कौन है बॉस? क्लोरोफिल A. सही है, तो रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 जो है जिसे आप क्या कहते हैं, इसका जो क्लोरोफिल A है फोटोसिस्टम 1 का, इसको आप 700 कहते हैं, फोटोसिस्टम 700 बोलते हैं, PS 700 बोलते हैं. इसका जो क्लोरोफिल A है जो रिएक्शन सेंटर में बैठा हुआ है वो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करे, तो इसे हम लोग P700 कहते हैं. ठीक है, याद रखना है फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 वाला है
और 2 वाला जो है उसे 680 कहते हैं। ये क्वेश्चन 4 था हमारा, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन 5th, विच मॉलिक्यूल डायरेक्टली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले हमारे पास इस टर्म को समझिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन किसे कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं लाइट रिएक्शन को। कैसे मैम समझ नहीं आया? बिल्कुल भी देखें, हमारे पास एटीपी का जो बनना है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन वहाँ जहाँ पे भी वर्ड आपको नज़र आ जाए, इसका मतलब एटीपी का बनना, ठीक है। अब एटीपी डिफरेंट तरीक़ों से बनता है। या तो एटीपी आपका लाइट रिएक्शन से बनेगा, लाइट रिएक्शन में भी तो एटीपी बन रहा है, तो वो सनलाइट को कन्वर्ट करने से बन रहा है, तो उसे आप कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ आ गया? तो ये अब पूछ रहा है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन, अच्छा आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। नॉर्मल कंडीशन में नॉन साइक्लिक जो आप हमने पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट लेक्चर के अंदर, वो नॉन साइक्लिक, ये नॉर्मल केस में होगा। लेकिन समझ लें लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी भी बनता है और NADPH2 भी बनता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वाटर सही से नहीं टूट पाता, तो फोटोसिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो क्या होता है कि फोटोसिस्टम नॉन साइक्लिक करते वक्त कभी कभी एटीपी की क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है और NADPH2 अब नॉर्मल होता है या ज़्यादा बनता है, तो हम लोग ऐसा, हमें तो एटीपी भी चाहिए। तो जब प्लांट एटीपी कम बनाने लगे तो प्लांट शिफ्ट कर जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे, या फिर आप इसे साइक्लिक फोटोसिंथेसिस कह सकते हो। इस कंडीशन के अंदर, ये स्पेशल केस के अंदर होता है, कब होता है? जब एटीपी कम बनने लगे या फिर NADPH2 ज़्यादा बनने लगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता साइक्लिक में, ठीक है। नॉर्मली कौन सा होता है? नॉर्मली ये होता है, ठीक है। इसमें हमें पता है PS1 भी है, PS2 भी है। अच्छा, अगर इसमें PS2 नहीं है तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज़ होगी, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज़ एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम 2 ओनली, ठीक है। वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज़ होगी, ये दोनों में डिफरेंस है, सिंपल। वो कह रहा है कि नॉन साइक्लिक, यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। हाँ, कौन सा चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है? इलेक्ट्रॉन को। फोटोफॉस्फोरिलेशन मैंने आपको बताया किसको बोलेंगे, आप लाइट रिएक्शन को बोल रहे हो। पहले तो आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन कभी समझ ना आए तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके समझो। RUBP का क्या लाइट रिएक्शन में कोई लेना देना है? नहीं, इसको रिमूव कर देंगे। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है? नहीं, नहीं करता, ठीक है। ऑक्सीजन तो गैस है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब हो रहा है, पानी टूट रहा है, तो ऑक्सीजन बन रही है, वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे रही है ना इलेक्ट्रॉन ले रही है, कोई काम नहीं है उसका। बाकी बचा ATP, NADPH2। आपको पता है NADPH2 हमने कैसे बनाया था? इफ़ यू रिमेंबर, फोटोसिस्टम 1 क्या कर रहा था? फोटोसिस्टम 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था किसको? फेरिडॉक्सिन को, और फेरिडॉक्सिन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया था NADP रिडक्टेज को। फिर NADP रिडक्टेज ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, ठीक है, और इसने बनाया था NADPH2। NADP रिडक्टेज ने NADP+ जो था उसके साथ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था और बनाया था NADPH2। हाइड्रोजन आयन भी लिया था इसने स्ट्रोमा से, रिमेंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? NADPH2। अब मे बी ये क्वेश्चन आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस लगा होगा, या फिर ये आउट ऑफ लेक्चर लगा होगा कि ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। चलें ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन ये टर्म एक नई टर्म हो सकती है, बट अगर मैं यहाँ तक आपको ये बता दूँ कि लाइट रिएक्शन को ही फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है, तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और आसान सा सवाल था, ठीक है। होपफुली ये समझ आ गया होगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी एंड आई एम गोइंग टू रिमूव फ्यू थिंग्स हियर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ATP कैसे बनता है? ATP आपके पास बनता है 3 तरीक़ों से। पहला, जब लाइट रिएक्शन में ATP बन रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन।
दूसरा एटीपी आप आगे जाके पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज तोड़ के हम एटीपी बना रहे हैं, उसके अंदर 3 स्टेप्स होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है उस टॉपिक का। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होता है। जब भी एटीपी आपका ग्लाइकोलिसिस और या फिर क्रेब्स साइकिल में बने, तो ये जो एटीपी बना है इसे आप कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉस्फोरिलेशन यानी कि एटीपी बनना। एटीपी डिफरेंट तरीके से बन रहा है। एक लाइट रिएक्शन के अंदर तो वो फोटो कहाँ से आया, क्योंकि सोलर एनर्जी को ट्रैप करके बनाया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज़्यादा एटीपी बनता है, तो इसका एक अलग से नाम है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव। मतलब इसलिए इसका अलग से नाम नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, असल में ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर ग्लूकोज अपना जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं चेन के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर एटीपी बन रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 5th था, राइट। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6।